क्रांतिकारी शब्द विशेषण के बारे में बताऊंगी। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण और प्रविशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं और भेदों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। संज्ञा और सर्वनाम विस्तार से आप जान चुके हैं। यहाँ पर जानिए विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता उत्पन्न करने वाला विशेषक होता है। आमतौर पर विशेषण वस्तुओं के गुणों और विशेषताओं को बताया करता है। परिभाषा के रूप में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण वाक्य, माँ काली साड़ी पहनती है। इस वाक्य में साड़ी का विशेषण काली है, क्योंकि माँ की साड़ी का रंग काला है और रंग संबंधी विशेषता बताई गई है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विशेषण का पहला भेद है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष का ज्ञान कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण वाक्य देखते हैं, वह दयावान लड़की है। यहाँ पर दयावान गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि लड़की के गुण को बता रहा है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 5, आधा, 7वां, 10वां, इकहरा, दुगना, सातों, दसों आदि। ये सारे ही शब्द हमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बता रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, सैकड़ों, हजारों आदि। यहाँ पर जो शब्द बताए गए हैं वो अनिश्चित संख्या को बता रहे हैं, इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नापतोल बताते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 10 किलो प्याज, 4 किलो आटा। यहाँ पर 10 और 4 निश्चित मात्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नापतोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा आटा, बहुत चीनी, कुछ दाल। यहाँ पे थोड़ा, बहुत और कुछ निश्चित मात्रा की तरफ इशारा नहीं करते, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के विषय में, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में होता है या संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण वाक्य देखते हैं, वह भला लड़का है, कोई बालक द्वार पर खड़ा है, यह तुम्हारी पुस्तक है। इन वाक्यों में वह, कोई तथा यह सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। याद रखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अलावा बाकी सभी सर्वनाम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आप अभी तक जान चुके हैं। आइए अब जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। संख्यावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग गिनने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग मात्रा या नापतोल वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। सेब, पेंसिल, किताब, रोटी को गिना जाता है, इसलिए इनके साथ संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि चावल, गेहूं, दूध, तेल, घी आदि की नापतोल की जाती है, इसलिए इनके साथ परिमाणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण और प्रविशेषण का अंतर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं।
उदाहरण वाक्य है, मोहन बहुत सुंदर बालक है। यहाँ पर सुंदर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि उसने सुंदर की भी विशेषता बताई है। वीडियो के इस हिस्से में जानते हैं विशेषण की अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए जानें मूलावस्था किसे कहते हैं। इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे विवेक मोटा है, यहाँ पर मोटा होना विवेक की विशेषता है, लेकिन किसी से भी इसकी तुलना नहीं की गई है, इसलिए ये मूलावस्था है। उत्तरावस्था किसे कहते हैं? इसमें 2 व्यक्तियों या पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है। उदाहरण वाक्य हैं, अरुण राजीव से अच्छा है, वह राजीव की अपेक्षा समझदार है, मीना सीमा की तुलना में सुंदर है। यहाँ पर अरुण और राजीव की, सीमा और मीना की तुलना की गई है और एक को दूसरे से आगे बताया गया है। ध्यान देने योग्य है कि उत्तरावस्था में 2 विशेष्य होते हैं और उसमें तुलना प्रकट करने के लिए से बढ़कर, से घटकर, से कम, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले, से अधिक आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाचक शब्दों से तात्पर्य है इन्हीं शब्दों से इस बात को जानते हैं कि एक की दूसरे से तुलना की जा रही है। बच्चों, यहाँ पर जानते हैं विशेषण की उत्तमावस्था, यानी कि इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा एक को सबसे बढ़कर या सबसे कम बताया जाता है। स्वाभाविक रूप से इसमें सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी में आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण वाक्य, अरुण सब छात्रों से अच्छा है, माला सबसे चतुर लड़की है। यहाँ पर अरुण और माला को सबसे अच्छा दर्शाया गया है, इसलिए उत्तमा अवस्था है। यहाँ पर जानते हैं विशेषणों की तुलना, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जिन शब्दों से 2 वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण वाक्य, सीमा रीमा से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ 2 लोगों की विशेषताओं की तुलना की गई है। ये सच है कि विशेषणों में तुलनात्मक स्थितियाँ आती रहती हैं, लेकिन हिंदी में विशेषताओं की तुलनात्मक कमी या अधिकता प्रकट करने के लिए अलग से अपने शब्द नहीं हैं। जो भी तुलनात्मक शब्द हैं वे संस्कृत या उर्दू के हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम, से अधिक, सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, न्यून प्रविशेषणों का प्रयोग किया जाता है। विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए कुछ उदाहरण। मूलावस्था अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर और उत्तमावस्था अधिकतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। ये कुछ शब्द थे जिससे आप जान जाएंगे किस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में शब्दों के रूप बदलते हैं। यहाँ पर कुछ और शब्दों की तीनों अवस्थाएं जानते हैं। शब्द इस प्रकार से हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। मूलावस्था मृदु, मृदुतर, मृदुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। स्टार्टिंग में इसमें मूलावस्था है, बीच में उत्तरावस्था और बाद में उत्तमावस्था दर्शाई गई है। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, समीप, समीपतर, समीपतम, महान, महानतर, महानतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। शब्दों की सही अवस्थाएं जानने के लिए उन्हें याद करना आवश्यक है। विशेषण के विषय में मैंने अभी आपको बताया, जब भी कभी विकारी शब्दों की बात करते हैं तो उससे संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण ही आता है। विशेषण को अच्छी तरह से आप याद करेंगे, उसके भेद भी याद करेंगे और किस तरह से विशेषण शब्द बनते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।